नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बाजपेयी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आशीर्वाद आईएएस के चैनल पर। और आज हम लोग फिर से अपना शुरुआत करते हैं व्याकरण की वर्णमाला भाग दो में। वर्णमाला भाग दो में, ठीक है। तो वर्ण और वर्णमाला, जहां से हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वर्णों के पार्ट में, वर्णों के प्रकार में, उनके विभाजन में कितने प्रकार से उनको पढ़ा। फिर उसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। भाई, वर्ण की बात हम करते थे, तो वर्ण होते क्या है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि वर्ण क्या होते हैं। कि वह ध्वनि खंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण को किन किन नामों से हम जानते हैं, वर्ण को किन किन नामों से जानते हैं? तो वर्ण को विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। कौन कौन से वर्ण के नाम होते हैं? अखंड, अक्षर, अनाश्वान तथा प्रास। अखंड, अक्षर, अनास्वान तथा प्रास, अर्थात वह ध्वनि खंड जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, वो क्या कहलाता? अखंड कहलाता है। या वर्ण का ही नाम है, उसे वर्ण भी कहते हैं, अखंड भी कहते हैं। वर्ण का एक नाम है अखंड। अक्षर जिसका क्षरण ना हो। देखिए, जहां पर ये छोटा आ उपसर्ग के रूप में लग जाता है, उसका मतलब, छोटा आ का क्या मतलब, क्या तात्पर्य होता है? नहीं, या बिना, या रहित। अर्थात जिसका खंड ना हो, खंड रहित हो, खंड ना किया जा सके। अक्षर जिसका क्षरण ना हो, अनासवान जिसका नाश ना हो, प्रास जो शाश्वत होता है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्णों को आपने इतने नामों से सीखा। अच्छा, वर्णों में इनका जो संग्रह होता है, इनका कलेक्शन जो होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि वर्णों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्णों के संग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्णों के संग्रह की हम लोग अगर बात करते हैं, तो वर्णों का सिर्फ संग्रह नहीं होता। वर्णों का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित संग्रह होता है। वर्णों का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित संग्रह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और आप लोगों को पता है कि हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण संग्रहित हैं। कितने हैं? 52 वर्ण संग्रहित हैं। कौन कौन से वो हैं, कितने प्रकार के वर्ण हैं? तो वर्णों को बांटा गया है 2 प्रकार से। कौन कौन से? वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपने कहा सर, पहला है वो स्वर, तथा दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते क्या हैं? स्वर क्या होते हैं? इनके स्वरों की परिभाषा क्या है? पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि स्वरों की परिभाषा क्या है। तो स्वरों की परिभाषा क्या होती है? कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 13 भी होती है, 11 भी होती है, और 10 भी होती है।
13 भी होती है, 11 भी होती है और 10 भी होती है। कुल स्वरों की संख्या अगर हमसे पूछता है तो कुल स्वरों की संख्या हम कितनी बताते हैं? 13 बताते हैं। कितनी बताते हैं? 13। ठीक है, कहां से कहां तक? तो आ से लेकर आह तक, आ से लेकर आह तक कुल स्वरों की संख्या होती है 13। दो स्वरों को अयोगवाह घोषित किया गया। भाई किसके द्वारा अयोगवाह घोषित किया गया? तो आप कहेंगे कि सर अयोगवाह घोषित किसने किया? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने। और अच्छा, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी को क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। उन्होंने अयोगवाह स्वरों को अलग कर दिया, पृथक कर दिया, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 मानी गई। कितनी मानी गई? 11 मानी गई। तथा उसके बाद शुद्ध स्वरों को, री को अर्ध स्वर मानकर, किसको अर्ध स्वर मानकर? तो आपने बताया कि सर ये जो री है ना, री को अर्ध स्वर माना गया। क्या माना गया? इसे अर्ध स्वर मान लिया गया। और री को अर्ध स्वर किसने कहा? तो आप कहेंगे सर इन्हें आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने अर्ध स्वर कहा। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? यहां से शुद्ध स्वरों की संख्या निकल के आई 10। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में कंठ मार्ग में कोई अवरोध, कोई रुकावट नहीं आती। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर आजन्ते इति स्वरः। ठीक है, स्वरों के विभाजन की अगर हम बात करते हैं, स्वरों का विभाजन, तो स्वरों की विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वर का विभाजन कितने प्रकार से किया गया? स्वरों का विभाजन किया गया 2 प्रकार से। कौन कौन? वाह्य प्रयत्न के आधार पर तथा अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अच्छा, ये जो विभाजन दिया गया वो किस आधार पर दिया गया? तो आप कहोगे कि सर ये जो विभाजन है ये प्रयत्न के आधार पर है। किस आधार पर? प्रयत्न के आधार पर यह विभाजन दिया गया। कौन कौन सा? बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की आप बात करते हैं तो बाह्य प्रयत्न को कितने भागों में बांटा गया? बाह्य प्रयत्न को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? कालमान, या इसी को कहा गया मात्रा, या इसी को कहा गया लेखन के आधार पर। कालमान, मात्रा या लेखन के आधार पर। फिर अगला विभाजन क्या दिया गया? उच्चारण के आधार पर। अगला विभाजन क्या दिया गया? उच्चारण के आधार पर। तो पहला विभाजन जो दिया गया वो क्या है? कालमान, मात्रा और लेखन के आधार पर। दूसरा विभाजन जो दिया गया वो उच्चारण के आधार पर दिया गया। तीसरा विभाजन जो दिया गया वो नाद, या इसी को कहा गया अनुनाद, या इसी को कहा गया कारत्व, या इसी को कहा गया घोषणा के आधार पर। ठीक है, या घोष के आधार पर। चौथा विभाजन कौन सा है?
सामर्थ्य, प्राणवायु, या प्रकंपन के आधार पर। तो ये 4 प्रकार से बाह्य प्रयत्न दिए गए। कौन कौन से? कालमान, मात्रा या लेखन के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तीसरा नाद, अनुनाद, तारत्व या घोषणा के आधार पर, चौथा सामर्थ्य, प्राणवायु या प्रकंपन के आधार पर। सामर्थ्य, प्राणवायु या प्रकंपन के आधार पर। ठीक है, तो कालमान, मात्रा और लेखन के आधार पर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो में जाना कि वो कौन कौन से हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, या इन्हीं को कहा गया एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, फिर उसके बाद उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के? तो उच्चारण के आधार पर 4 या 6 प्रकार से रखा गया। 4 प्रकार से मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। कौन कौन? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। फिर 2 और जोड़े गए, कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ। ठीक है, फिर उसके बाद नाद, अनुनाद, तारत्व या घोषणा के आधार पर। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? सघोष तथा अघोष। सघोष जिसमें घोषणा होती है, और अघोष जो घोषणा रहित होते हैं या तारत्व रहित होते हैं। ठीक है, चौथा कौन सा प्रकार है? चौथा सामर्थ्य, अनुनाद, सामर्थ्य, प्राणवायु और प्रकंपन के आधार पर। सामर्थ्य और प्राणवायु और प्रकंपन के आधार पर कौन कौन से? 2 अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, इतना आप लोगों ने पहले, इसके पहले वाले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं आप लोग। अब हम आगे चलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की ओर। तो अभ्यंतर प्रयत्न या शारीरिक रूप से, या जो हमारा भीतरी प्रयत्न होता है उसके आधार पर कितने भागों में? तो उसके आधार पर इनको रखा गया है 3 भागों में। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? ट्रिक से जानिएगा। मुंह, जी, ओ। 3 प्रकार से। कौन कौन से? मुंह, जी और ओ। मुखाकृति, मुंह से क्या हो जाएगा? मुखाकृति। जी से क्या हो जाएगा? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। और ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत के आधार पर। तो ये 3 भाग इस यहां पर दिए गए अभ्यंतर प्रयत्न। पहला कौन सा है? मुखाकृत के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर और ओष्ठाकृत के आधार पर। ठीक है, ये डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। तो जरा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले पेज पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। पहले बात करते हैं हम लोग मुखाकृत के आधार पर शब्दों को, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया।
मुखाकृत के आधार पर वर्णों में स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो मुखाकृत के आधार की अगर हम बात करते हैं तो मुखाकृत के आधार पर स्वरों को बांटा गया है दो प्रकार। वर्तुल तथा अवर्तुल। वर्तुल और अवर्तुल। वर्तुल को ही और नामों से जानते हैं हम लोग, किन किन नामों से जानते हैं जरा ये इस पर ये एक नजर डाल लेते हैं। वर्तुल को ही कहा गया है वृत्तमुखी। अवर्तुल को कहा गया आवृत्तमुखी। वर्तुल को ही कहा गया है वृत्ताकार। और इसे कहा गया आवृत्ताकार। वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी या वर्तुल, और अवर्तुल वृत्ताकार या आवृत्ताकार। वर्तुल कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख वृत्त के समान हो जाता है या वृत्ताकार होता है या गोल हो जाता है उसे कहते हैं वृत्तमुखी। जैसे कौन कौन से हैं जो वृत्तमुखी में आते हैं या वर्तुल कहलाते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। इनके उच्चारण में मुख की आकृति गोल होती है या वृत्ताकार हो जाती है, वो क्या कहलाए? वो वृत्तमुखी या वर्तुल कहलाए। तथा अवर्तुल की अगर हम बात करते हैं तो अवर्तुल में कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ठीक है, इनमें जो मुख की आकृति होती है वो गोल नहीं होती, आवृत्ताकार होती है, इसीलिए इन्हें अवर्तुल या आवृत्ताकार या आवृत्त मुखी कहा गया। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। देख लीजिए, मुखाकृत के आधार पर। अगला है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। और इसके आगे है अगला ओष्ठाकृति के आधार। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जिह्वा के प्रयोग के आधार पर कि स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का प्रयोग किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। नोट कर लिया? चलिए,
जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं भाई? अग्रस्वर जिनमें जिनके उच्चारण में जिह्वा आगे की ओर आ जाती है, जिह्वा आगे की ओर झुकती है, आगे की ओर आती है, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा पीछे की ओर जाती है, वो पश्च स्वर कहलाते हैं। और जिनमें जिह्वा स्थानचित रहती है, स्थान अपने स्थान पर रहती है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। अग्रस्वरों में कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वरों में सिर्फ एक होता है, आ। और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो जैसे आप लोग उच्चारण करते हैं ई, तो जुबान आगे की ओर आती है, ए जुबान आगे की ओर आती है। मध्य में अ, छोटा आ जब का उच्चारण करते हैं तो आ वहीं पर रहती है जुबान। तो ये से क्या, जब मध्य अग्र स्वरों की संख्या कितनी? 4। पर मध्य स्वरों की संख्या कितनी? 1। और पश्च स्वरों की संख्या कितनी? 5। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों को बांटा गया, मुख्य रूप से स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, जिनमें होठों की आकृति मुंह खुला होता है, उसे कहते हैं विव्रत, विशेष व्रत बनाता है। और दूसरा संव्रत। विव्रत और संव्रत। विव्रत में वस्तुतः अगर बात करते हैं भाई, दो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तथा वस्तुतः बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, तथा अर्धसंव्रत। विव्रत और अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। विव्रत स्वर जिनमें मुंह पूरा खुला हुआ होता है वो विव्रत होते हैं। विव्रत स्वरों की संख्या एक ही होती है, वो है बड़ा आ, बड़ा आ, ये विव्रत है। ये क्या कहा गया? विशेष व्रत बनाता, आ कहलाता है। तो मुंह क्या पूरा खुल जाता है, होंठ पूरे व्रत में चले जाते हैं, क्या कहलाता है? विशेष व्रत बनाता है, ये क्या कहलाता है? विव्रत कहलाता है। ठीक है, अब अर्ध संव्रत और संव्रत के बारे में हम आप लोगों से ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहां पर करते हैं, ठीक है? तो इसके विषय में मैं कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें मुंह थोड़े से कम खुलता है, मुंह पूरा खुलता नहीं। इसमें विव्रत में मुंह पूरा खुला हुआ होता है। संव्रत में
आधा खुलता है। तथा अर्धविव्रत और अर्धसंवृत में कौन कौन से होते हैं, ये कमेंट में आप लोग हमें करके बताएं। तब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट में आप लोग हमें बताएं कि अर्धविव्रत और अर्धसंवृत ये कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब व्यंजनों की ओर चलते हैं। बात कर लीजिए व्यंजनों की। आगे बात करते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन, विशेष अंजन, धन अंजन अर्थात विशेष अंजन अर्थात विशेष उच्चारण। विशेष उच्चारण क्या होता है? तो स्वरों की अगर परिभाषा की हम लोग बात करते हैं, व्यंजनों की परिभाषा की बात करते हैं, तो व्यंजनों की जो परिभाषा है वो क्या होती है? व्यंजनों की परिभाषा की बात करते हैं तो व्यंजनों की परिभाषा में क्या कहते हैं कि स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। स्वरों की सहायता से उच्चारित स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या अगर बात की जाए है इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या की हम बात करें तो कहीं कहीं पर इनकी संख्या 33 बताई जाती है और कहीं कहीं पर इनकी संख्या 39 बताई जाती है। तो 33 कब होते हैं और 39 कब होते हैं? भाई अगर हम कुल व्यंजनों की संख्या हमसे पूछा जाएगा कुल व्यंजनों की संख्या, तो हम क्या बताएंगे कि 39 होती है। ठीक है, और शुद्ध व्यंजनों की संख्या पूछते हैं तो शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? शुद्ध व्यंजनों की संख्या हम 33 बताते हैं। किस प्रकार से बताते हैं ये अभी डिस्कस करते हैं कि आखिर कुल व्यंजन हम 33 39 क्यों बताते हैं और शुद्ध व्यंजन हम 33 क्यों बताते हैं। संख्या कितनी दे दी कि 33 या 39, क्वेश्चन के अनुसार हम उसका आंसर देते हैं 33 या 39। ठीक है, चलिए, तो परिभाषा क्या है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है तथा इनकी संख्या कितनी होती है? 33 और 39 होती है। जैसे का, हा, गा, क्या। का खा गा से लेकर क्या तक, का से लेकर क्या तक कितने संख्या हो गई? 39 होती। भाई 39 इस व्यंजन हो गए और 13 स्वर हो गए, तो कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि शुद्ध वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो जो शुद्ध स्वर हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, और शुद्ध व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो शुद्ध वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 43, 43 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 43 मानी जाती है, 43 मानी जाती है शुद्ध वर्णों की संख्या। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? शुद्ध स्वरों की बात करें तो शुद्ध स्वर 10 होते हैं, और शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो 33 और 10 43, इस प्रकार से शुद्ध वर्णों की संख्या हम 43 बताते हैं। आगे चलते हैं कि स्वरों व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों का
विभाजन। तो व्यंजनों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया, तो व्यंजनों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया, तो इनको भी आधारों पर ही पढ़ लेते हैं। तो व्यंजनों का जो विभाजन है, व्यंजनों का विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से। कौन कौन सा? सबसे पहले लेखन या बनावट के आधार पर, लेखन या इसी को बोल देते हैं बनावट, लेखन या बनावट के आधार पर। फिर उच्चारण के आधार पर, घोषणा, नाद, तारत्व या अनुनाद के आधार पर। ठीक है, एक और बढ़ा लेते हैं हम, एक प्रकार और होता है जिसे सामर्थ्य, प्राणवायु, प्रकंपन। सामर्थ्य, प्राणवायु, प्रकंपन या वायु वेग के आधार पर। तो ये 4 प्रकार से व्यंजनों का विभाजन किया गया। बिल्कुल उसी तरीके से लेखन और बनावट के आधार पर, या इसी को व्युत्पत्ति भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग व्युत्पत्ति बोल देते हैं। इसी को व्युत्पत्ति बोल देते हैं, लेखन, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्या है? लेखन, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? उच्चारण के आधार पर। तीसरा घोषणा, अनुनाद या तारत्व या नाद के आधार पर। और चौथा क्या है? सामर्थ्य या प्राणवायु या प्रकंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इतने प्रकार से हम व्यंजनों को पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, कैसे कैसे व्यंजन आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं लेखन, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो अगले पेज पे आते हैं हम लोग। लेखन, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? व्यंजनों का। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो लेखन, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से होते हैं वो 2 भाग? सबसे पहला है खड़ी पाई का व्यंजन। कौन सा? खड़ी पाई का व्यंजन। और दूसरा होता है बिना खड़ी पाई का व्यंजन। बिना खड़ी पाई का व्यंजन, खड़ी पाई का व्यंजन और बिना खड़ी पाई का व्यंजन। तो खड़ी पाई का व्यंजन और बिना खड़ी पाई का व्यंजन, ये लेखन, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई, ये कौन सी कला है? तो जैसे खड़ी पाई के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे का है, खा है, गा है, इस तरीके से।
इनके बनावट में और बिना खड़ी पाई के व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे रा है, दा है, गा है, अंगा है इत्यादि। इनकी इन व्यंजनों की बनावट में जो ये टी की आकृति आती है, ये टी की आकृति देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये टी की जो आकृति है इसे कहा जाता है खड़ी पाई। क्या कहा जाता है? खड़ी पाई। देखिए, का में है, खा में है, गा में है, ठीक है, तो ये खड़ी पाई के व्यंजन कहलाए। और इसमें देखिए, रा में है, रा में है, नहीं है, डा में है, नहीं है, ठीक है, अंगा में है, नहीं है। तो जिनमें ये खड़ी पाई आती है, जिनकी बनावट में ये खड़ी पाई आ जाती है, उनको खड़ी पाई का व्यंजन कहा जाता है। जिनमें टी शेप नहीं आती है, उनमें क्या कहा जाता है? वो बिना खड़ी पाई के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो लेखन, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? खड़ी पाई के व्यंजन और बिना खड़ी पाई के व्यंजन। आगे चलते हैं हम। उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण पे के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? तो इसके हम क्या करते हैं, एक साथ इसका समूह बना लेते हैं। ठीक है, समूह में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे आते हैं, तो एक समूह लिख लेते हैं। पहले, सबसे पहले का से। का, खा, गा, हा, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। इन्हें थोड़ा सा वो स्तंभबद्ध कर लेते हैं। थोड़ा सा स्तंभबद्ध कर लेते हैं। इस वर्ग को, ये पहला वर्ग है, देखिए पहला वर्ग है, इस वर्ग को कहा जाता है का वर्ग। क्या कहा जाता है? का वर्ग। ये क्या है? इसे का वर्ग कहा गया, यानी कवर्ग कहा गया। इसके बाद फिर क्या आता है? क्या, 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 झा, या। फिर आता है टा, ठा, डा, ढा, ता। फिर आता है ता, था, ता, हा, ना। ता, था, दा, धा, ना। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की जरूरत है। के बाद आता है पा, हा, पा,
हा मा, पा फा बा भा मा। ये जो है ये का वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? इसको कहते हैं कवर्ग। यहां पे देख लीजिए, कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, कवर्ग और पावर्ग। कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पावर्ग, ये 5 वर्ग दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये का वर्ग, खा वर्ग। अब इनको उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, चलिए देख लेते हैं। तो का वर्ग की अगर बात करते हैं तो का उच्चारण हमारा कहां से होता है? कंठ से होता है। तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कंठ कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें कंठ कहा गया। क्या कहा गया? कंठ। और चा छा जा झा का उच्चारण हम कहां से होते हैं? चा छा जा, तालु में देखिए जुबान ऊपर आ रही है, तालु में सट जो है सट जाती है, तो इसे क्या कहा गया? तालव्य कहा गया। क्या कहा गया? तालव्य कहा गया। ता वर्ग की अगर बात करते हैं तो ये मूर्धा से बोला जाता है, तो इसे कहा गया मूर्धन्य। क्या कहा गया? मूर्धन्य। ता वर्ग की बात करते हैं तो ता था दा, देखिए जुबान हमारी दांतों के बीच में लड़ रही है, तो क्या कहलाते हैं? दांतों को स्पर्श करती है, तो इसे कहलाते हैं दंत। क्या कहलाते हैं? दंत। और पा फा बा भा की बात की जाए तो पा भा का उच्चारण करने पर हमारे होंठ आपस में टच करते हैं, इन्हें क्या कहा गया? ओष्ठ कहा गया। क्या कहा गया? ओष्ठ कहा गया। तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान हो गया इनका, यानी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। कौन कौन से हो गए? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इतने हो गए। ठीक है, बात करते हैं घोषणा के आधार पर, तारत्व के आधार पर या नाद के आधार पर, जितना अनुनाद जिसमें होता है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सघोष और अघोष। तो का की हम बात करते हैं, का वर्ग की बात करते हैं, तो का वर्ग किस प्रकार सा होता है? का को बोलने पर देखिए हमारा अनुनाद जो होता है, अनुनाद नहीं होता है, नाद इसमें नहीं है, आवाज हमारी दब जाती है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये क्या है? ये अघोष है। क्या है? ये अघोष है। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप क्या है? ये पूरा वर्टिकल ग्रुप जो है ये अघोष है। खा को बोलने पर भी क्या होता है? खा का अगर उच्चारण करते हैं तो हमारी आवाज जो है वो भी क्या करती है? दब जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी अघोष है। क्या है? ये अघोष है। भाई ज्यादा और तेज आवाज में हम खा को बोल ही नहीं सकते, इसीलिए देखिए हमारे जब भी खांसी वगैरह आती है तो गला हम लोगों का बहुत दर्द करता है, यहाँ पर गला छील जैसा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ग भी पूरा क्या है? अघोष, इस घोषणा रहित है। क्या है? घोषणा रहित है। लेकिन गा को अगर बोलते हैं, हम चिल्लाकर भी बोलते हैं, तो गा में हमारा अनुनाद उत्पन्न होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किस प्रकार से है? ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहलाता है? ये सघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? सघोष। घा बोलते हैं तो गा से ज्यादा अनुनाद उत्पन्न करता है, घा, तो इसे भी क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सघोष। क्या बोलते हैं? सघोष। और जब अंगा का उच्चारण करते हैं तो अंगा में भी अनुनाद उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें नासिका की सहायता लेनी पड़ जाती है। तो ये भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सघोष है। तो हमारे 2 वर्ग जो हैं ये अघोष कहे गए। कौन कौन से वर्ग जो हैं वो अघोष कहे जाते हैं? भाई पहला और पहला और दूसरा जो है ये क्या कहलाया? पहला और दूसरा अघोष कहलाया, और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाए। ठीक है, उस आधार पर सघोष कहलाए। अब हम बात करते हैं सामर्थ्य के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर या प्रकंपन के आधार पर। तो जैसे ही हम चिक्का बोलते हैं तो का को बोलने में कितनी वायु बाहर आती है? बहुत कम वायु बाहर आती है। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। प्राण का मतलब यहां से वायु से है। प्राण का जो मतलब है
वो क्या है, वायु। ठीक है, प्राण का मतलब क्या है यहाँ पर, वायु का से है यहाँ पर प्राण का मतलब। का से ज्यादा वायु खा को बोलने में निकलती है तो ये क्या कहा गया, इसे महाप्राण कहा गया। क्या कहा गया, महाप्राण कहा गया। ठीक है, गा को बोलने में कम वायु निकलती है, गा को बोलने में कम वायु निकलती है तो गा को क्या कहा गया, गा को कहा गया अल्प प्राण। क्या कहा गया, अल्प प्राण। तो थोड़ा यहां पर लिख देते हैं इसको, अल्प प्राण। ठीक है, वहां पे जगह नहीं बची। घा को बोलने में उससे ज्यादा वायु निकलती है तो ये क्या कहा गया, महाप्राण। महाप्राण। ठीक है, और अंगा को बोलने में कम वायु निकलती है तो इसीलिए ये क्या कहा गया, अल्प प्राण। अल्प प्राण कहा गया इसे। ठीक है, तो कौन कौन से जो समूह हैं ये हमारे अल्प प्राण है, तो हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण में पहला तीसरा और पहला तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण है। पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आता है। ठीक है, ये पंचमाक्षर इतना जो ग्रुप है, पांचवा ग्रुप हमारा जो है, इसे कहा गया पंचमाक्षर। क्या कहा गया, पंचमाक्षर भी कहते हैं, इसे ही अनुनासिक भी कहते हैं। से पंचमाक्षर या अनुनासिक भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से ये दो चीजें कहा जाता है, किनको कहा जाता है, इस वाले ग्रुप को कहा जाता है, पांचवें ग्रुप को कहा गया पंचमाक्षर या अनुनासिक। कहा, नासिका की सहायता से बोले जाते हैं इसलिए अनुनासिक कहा गया है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कुछ इस प्रकार से रखा गया, व्यंजनों को कुछ इतने प्रकार से रखा गया। अब यहां से अगर हमको क्वेश्चन कोई पूछता है कि भाई व्यंजनों का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से किया गया, तो व्यंजनों का जो विभाजन है ये किन आधारों पर किया गया, तो इसके पहला आधार कौन सा है, लेखन का, बनावट का, या व्युत्पत्ति का। ठीक है, लेखन, बनावट या व्युत्पत्ति का। फिर पूछा गया कि दूसरा आधार कौन सा है, तो वो हो जाता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तीसरा घोषणा कारत्व या नाद के आधार पर। और चौथा प्राणवायु प्रकंपन या वायु वेग, प्राणवायु प्रकंपन या वायु वेग के आधार। ठीक है, तो इनको कितने भागों में बांटा गया, तो इसका अगर हम लोगों को वर्गीकरण करना है तो ये दो भागों में बांटे गए। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, खड़ी पाई का, खड़ी पाई और
बिना खड़ी पाई। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और वत्स। संघर्षी और ऊष्म, संघर्षी और ऊष्म। घोषणा, तारत्व या अनुनाद के आधार पर कौन कौन से? अघोष, सघोष। प्रकंपन या प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इतने प्रकार से व्यंजनों को, जो विभाजन व्यंजनों का किया गया है, वो इन निम्न आधारों पर किया गया है। कौन कौन? लेखन, बनावट या व्युत्पत्ति का आधार, उच्चारण के आधार पर, घोषणा, तारत्व और नाद के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, तो यहां से क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? खड़ी पाई का व्यंजन और बिना खड़ी पाई का व्यंजन। जिनमें टी शेप आती है वो खड़ी पाई के, जिनमें टी शेप नहीं आती है वो बिना खड़ी पाई के। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, वत्स, संघर्षी और ऊष्म, ये होते, इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, घोषणा, तारत्व और नाद के आधार पर भाई अघोष और सघोष होते हैं, दो प्रकार के। प्राणवायु, प्रकंपन और वायु वेग के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए आप लोग, फिर अगले पेज पर आते हैं, पिछले पेज को समझते हैं। चलिए आगे अगले पेज पे आते हैं। उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, के बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात की जाए, जैसे व्यंजनों को, व्यंजन भोजन एक समान, ठीक है, व्यंजनों को क्या करते हैं? ठीक, सबसे पहले स्पर्श करते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन,
अंतस्थ ऊष्म संयुक्त और द्विगुण। स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी ऊष्म या ऊष्म इसे वो संघर्षी भी बोल देते हैं, ऊष्म संघर्षी भी बोल सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त को हम लोग संयुक्त या मिश्रित व्यंजन भी बोल देते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। तो ये उच्चारण के आधार पर है। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर। भाई स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक स्पर्शी व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? भाई स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो बताया गया, आपने बताया कि सर इनकी 25 होती है। कितनी होती है? 25। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन या ला, ला, वा, जिनके उच्चारण में सांस अंदर की ओर जाए वो अंतस्थ कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में सांस अंदर की ओर जाए वो अंतस्थ कहलाते हैं। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिनके उच्चारण में ऊष्मा का प्रवाह होता है या गर्म वायु बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से हैं? तो तीनों सा ले लो, शा, शा, शा और हा। ये ऊष्म या ऊष्म संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की अगर बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो या मिश्रित कौन कौन? तो क्षक, त्रंग, ज्ञा और श्रा। क्षक, त्रंग, ज्ञा और श्रा, ये चार संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। तथा द्विगुण की बात की जाए तो ड़ा और ढा होते हैं, ड़ा और ढा। ठीक है। अब यहां से इनकी संख्याओं की बात कर लेते हैं हम लोग। तो संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उसमें संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। मिश्रित कितने हैं? संयुक्त कितने हैं? 4। ठीक है। द्विगुण कितने हैं? 2। ठीक है। अब यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिएगा, बहुत जरूरी, यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं आप लोगों के लिए, कौन कौन से बनते हैं कि या को ध्यान रखिएगा और वा को ध्यान रखिएगा। या और वा यहां दो प्रकार से हैं। तो या और वा को, या तथा वा को क्या कहा गया? अर्ध स्वर कहा गया। क्या कहा गया? अर्ध स्वर कहा गया। अर्ध स्वर कहा गया। ठीक है। रा को रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। या और वा को अर्धस्वर कहा गया। ला को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा गया। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा गया। और हा को हकार व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकार व्यंजन कहा जाता है। इनका विशेष रूप से ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं
या और वा को अर्धस्वर कहा गया, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा गया, ला को पार्श्विक व्यंजन कहा गया। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को इस प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन का से लेकर मां तक, संख्या कितनी? 25। अंतस्थ 4, या रा ला वा, हा, या रा ला और वा। ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कितने? 4, सा 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 और हा। संयुक्त या मिश्रित कौन? क्षक, त्रंग्या और श्या। इन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहा जाता है, इन्हें ध्वनि संयुक्त या मिश्रित ध्वनि भी कहा जाता है। द्विगुण की संख्या कितनी? 2, ड़ा और ढ़ा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं हम लोग। आगे आते हैं, आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों में भी आप लोगों ने देखा संख्या कितनी? 4। कौन कौन? क्षक, त्रंग, या सा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजनों को यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जरा इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किन ध्वनियों से मिलकर ये संयुक्त कहे गए? तो इनका भी विशेष रूप से हम लोग यहां पर ध्यान रखते हैं, ध्यान रख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी ध्वनियों से मिलकर ये बने हैं, क्यों इन्हें संयुक्त कहा जाता है। तो का और शा से मिलकर बना है क्षा। का और सा से मिलकर बना है क्षा। ता और रा से मिलकर बना है त्रा। जा और इया से मिलकर बना है या। और शा और रा से मिलकर बना है श्रा। शा और रा से मिलकर बना है श्रा। जरा इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है आप लोगों को, यहां से मिल जाएगा कि किन ध्वनियों से मिलकर बनता है, किन ध्वनियों से मिलकर बनता है। ये ध्वनियां हैं। ठीक है, तो का और शा से मिलकर, या इन्हें ही मूल रूप से वर्ण कहा जाता है, जो अधूरा जिनके पीछे हलंत लगा होता है, जो आधे होते हैं, ये कहे जाते हैं। ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं। संयुक्त, संपृक्त और द्वित्व। ये 3 प्रकार की ध्वनियां होती हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और द्वित्व ध्वनि। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वर्ण और वर्ण से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित आप लोगों ने बहुत सारी चीजें यहां से सीखी हैं। थोड़ा एक बार पीछे कर लेते हैं, फिर जरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के? स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण। मुख्य रूप से कहीं कहीं पर 4 प्रकार बताए जाते हैं, कहीं कहीं पर 5 बताए जाते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर खड़ी पाई का और बिना खड़ी पाई का। जिनमें टी शेप आती है वो खड़ी पाई के, जिनमें टी शेप नहीं आती है वो बिना खड़ी पाई के। उच्चारण स्थान के आधार पर, जरा इसको उच्चारण स्थान कर लीजिएगा, जो उच्चारण स्थान के आधार पर यहां पर कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स, वत्स, संघर्षी और ऊष्म। ठीक है, इतने प्रकार से है। घोषणा, तारत्व या नाद के आधार पर अघोष और सघोष। प्राणवायु, प्रकंपन या वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, यहां से आप उच्चारण स्थान को जान सकते हैं इनके। ठीक है, उच्चारण स्थान को जान सकते हैं कि कंठ कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, मूर्धन्य कौन से, दंत कौन से और ओष्ठ कौन से हैं। ठीक है,
अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं? तो अल्प प्राण में हमारे कौन कौन से आते हैं? का वर्ग, गा वर्ग और अंगा वर्ग। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग इस चार्ट से चीजें जो उच्चारण स्थान है उनके सीख सकते हैं। ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद ऊष्म, संयुक्त, संघर्षी, स्पर्शी उच्चारण के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, लेखन बनावट के आधार पर ये आप लोगों ने सीखा यहाँ पर खड़ी पाई का और बिना खड़ी पाई का व्यंजन होता है। सामर्थ्य, प्राणवायु, प्रकंपन, लेखन बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोषणा, नाद या तारत्य के आधार पर। स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 या 39 होती है। ठीक है, कहां से कहां तक? का से लेकर ज्ञा तक। शुद्ध वर्णों की संख्या कितनी होती है? 43 होती है। ये आपने यहां से सीखा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। तो स्वरों का विभाजन आप लोगों ने दो प्रकार से सीखा था, प्रयत्न के आधार पर बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर कालमान, मात्रा, लेखन के आधार पर नाद, अनुनाद, तारत्य और घोषणा के आधार पर, सामर्थ्य, प्राणवायु या प्रकंपन के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न में दो प्रकार से, तीन प्रकार से, कौन कौन से? मुखाकृत के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और ओष्ठाकृत के आधार पर। ठीक है, तो आज आप लोगों ने वर्णमाला का दूसरा पार्ट कंप्लीट किया है। यहां से देखिए, ये अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हिंदी से रिलेटेड अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखा जाए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और सभी परीक्षाओं में, जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी आती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।